नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग आज इतिहास की 12वीं क्लास का इतिहास की दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में पूरे डिटेल से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सभी प्रश्न को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग पढ़ेंगे। लगभग आपको इस क्वेश्चन में 44 या 45 क्वेश्चन के आसपास है, जिसमें से कि संभावना है 60 से 70 क्वेश्चन बनने की। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अपने कॉपी पे इसको नोट भी करते चलेंगे। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। इस चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करना, किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आपस में प्रजाओं को लड़ा दिया जाता था, यही हुआ फूट डालना। और इसी फूट डाल कर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ऐसा करने वाला अजातशत्रु। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें, अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से। अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश। इसमें से और भी देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग। तीसरा है अशोक। अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के ये सबसे महानतम शासक हुए अशोक। अशोक के बारे में आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त, यहाँ पर एक ऑप्शन है समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक महानतम शासक थे। इसी समुद्रगुप्त को सिक्के के ऊपर में बीना बजाते हुए दर्शाया गया। किनको? समुद्रगुप्त को। सिक्के पर बीना बजाता हुआ किनको दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को। यहाँ पर देखते हैं अजातशत्रु के बारे में एक दो क्वेश्चन है कि इसी अजातशत्रु के समय में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु किनके समय में हुआ था? अजातशत्रु के ही समय हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व, महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। इस दोनों की मृत्यु हुई थी किसके समय में? अजातशत्रु के ही समय में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य था, वैद्य मतलब डॉक्टर थे उस समय। ये किस काल में थे? हर्यक वंश के समय में थे। जीवक वैद्य किसके शासन काल में थे? हर्यक वंश के शासन काल में थे। जीवक जो थे वो किसके शासन काल में थे? हर्यक वंश के शासन काल में थे। हर्यक वंश, हर्यक वंश का बात किया जाए, हर्यक वंश यह मगध का पहला राजवंश था। मगध का पहला राजवंश कौन था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और हर्यक वंश जो है मगध का पहला राजवंश था। और इसी हर्यक वंश के शासन, हर्यक वंश में उनके पूरे वंश के दौरान जीवक वैद्य हुआ करता था। वैद्य का नाम था जीवक। किस वंश में? हर्यक वंश में वैद्य हुआ करते थे, उस वैद्य का नाम है जीवक। हर्यक वंश के समय में जो अभी के डॉक्टर हैं, उस समय हर्यक वंश में वैद्य कहा जाता था डॉक्टर को, और उस डॉक्टर का क्या नाम था? जीवक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील का मरम्मत किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील, इस सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ पर कराया था? गुजरात के गिरनार पर्वत पे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? गुजरात के गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कहाँ पर? गुजरात के गिरनार पर्वत। इसकी मरम्मत जो कराई थी रुद्रदमन ने। किसने कराई थी मरम्मत? रुद्रदमन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्रदमन। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, ये कुषाण काल है, कुषाण वंश है। ये कुषाण वंश का
संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। और कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक, बड़ा शासक जो था वो, उसका नाम था कनिष्क। इसी कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन में हुआ था, जो कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है, इसी कनिष्क के शासनकाल में। और इसमें एक ऑप्शन है गुप्त। गुप्त काल के स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। किस नदी के संगम पर की गई थी? तो गंगा, पाटलिपुत्रा के नज़दीक के, पाटलिपुत्रा गंगा नदी के भी नज़दीक है, वहाँ पर सोन नदी भी है और पुनपुन नदी भी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी नदी के संगम पर। यानी कौन कौन? गंगा, सोन और पुनपुन। किस नदी के संगम पर? गंगा, सोन और पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? भारत में ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप पूरे जगह, हाँ, एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ये स्कंदगुप्त है। किसको श्रेय जाता है? स्कंदगुप्त को। यहाँ पर एक ऑप्शन है समुद्रगुप्त, इनको भी देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेपोलियन यहाँ पर ये फ्रांस का शासक था। नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का। यहाँ पर ऑप्शन है अशोक। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। अशोक के बारे में आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यूरोप का समुद्रगुप्त। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का ये, या फिर आप इसी को कह सकते हैं यूरोप। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त ही नहीं, इसको ईरान का भी समुद्रगुप्त कहते। ईरान का भी समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? भूमि दान, भूमि, अपने भूमि को दूसरे को दे देना, यही भूमि दान कहलाता है। दान देना ही, भूमि को दान करना ही भूमि दान कहलाता है। किस अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 7 है यही कि किस अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? ये प्रभावती गुप्त उल्लेख, प्रभावती गुप्त उल्लेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? किस काल का? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? सातवाहनों का है। किसका है? सातवाहनों का। सातवाहन वंश के शासनकाल, सातवाहन का वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। और शुंग काल के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त काल का श्रीगुप्त। गुप्त काल का श्रीगुप्त। मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? 510 में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? ये एरन अभिलेख है। ये कौन सा? एरन। यहाँ पर एक शब्द है सती प्रथा। भारत में सती प्रथा को रोक लगाने का काम जो किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कब? 1829 में। इनका सहयोग किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। किसने सहयोग किया था? राजा राम मोहन राय ने। भारत में सती प्रथा का अंत करने वाला ये गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब किया था? 1829 में। 1829 ईस्वी में
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत करवाया था, इसमें सहयोग किया था राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? कलिंग विजय, कलिंग विजय, ये कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग जो है वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के अंदर है। किस राज्य में? उड़ीसा में। कलिंग विजय का जो जानकारी का पता चलता है किस शिलालेख में? ये शिलालेख नंबर है 13वां। किस में पता चलता है? 13वां में। अगर शिलालेख की बात किया जाए अशोक के अभिलेख के बारे में, तो अशोक का जो अभिलेख है वो दो प्रकार, एक तो शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है। शिलालेखों की संख्या 14 और स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के अभिलेख जो हैं वो एक शिलालेख है, शिलालेखों की संख्या 14 और स्तंभ लेखों की संख्या 7। और वहीं पर हम लोग बात करें अभिलेख को पढ़ने का श्रेय, अभिलेख को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति को। अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति को, जिसने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? उड़ीसा में। इसी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कभी भी युद्ध में हथियार नहीं उठाने का प्रतिज्ञा किया। कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने हथियार उठाने की प्रतिज्ञा नहीं की, इन्होंने हथियार को त्याग दिया। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध। कलिंग किस राज्य में के अंदर है? उड़ीसा में। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। अशोक के शिलालेख में कलिंग विजय का प्राप्त जानकारी का प्राप्त है किस? 13वां अभिलेख, 13वां शिलालेख। और वहीं पर बात करें अशोक के शिलालेख, सबसे लंबा शिलालेख, सबसे लंबा, तो ये 7वां है। कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? 7वां। 7 नंबर का जो शिलालेख वो सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का संलग्न प्रयास किया था? यानी कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसी के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया था। यह है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। किसने प्रयास किया था? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। किसने प्रयास किया था? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। किसने प्रयास किया था अशोक के इतिहास को अभिलेख के आधार पर लिखने का? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, ये है स्तंभ। ये क्या है? स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 13। इंडिका, इंडिका की रचना किसके द्वारा किया गया? इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। इंडिका की रचना किसके द्वारा किया गया है? मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। अलबरूनी, अलबरूनी की बात कर रहे हैं। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला व्यक्ति था अलबरूनी। कौटिल्य, इस कौटिल्य ने, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, विष्णुगुप्त या चाणक्य कहिए, इसने किस पुस्तक को लिखा था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके द्वारा? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? हरिसेन। और हरिसेन के बारे में जानते हैं, ये हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त वंश के महानतम शासक समुद्रगुप्त, और इस समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त के बारे में सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। किनको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत है? गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री, गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री ये थे फाहियान। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? इनका नाम है फाहियान। फाहियान किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फाहियान किनके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। गुप्त काल के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और वहीं पर वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम कीजिएगा। गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के एक प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और मुगल काल के प्रसिद्ध शासक थे अकबर। इन दोनों के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न 9 तरह के अलग अलग लोग रहते थे जो कि अलग अलग शिक्षा में जानकारी बहुत ज़्यादा था, उसको बोलते हैं नवरत्न। किसी को शिक्षा, किसी को युद्ध में चलाने के लिए तीर की बहुत ज़्यादा जानकारी था, कोई संगीत के प्रेमी थे। उसी तरह 9 लोगों के अलग अलग लोगों का एक समूह था जिसे नवरत्न कहा जाता था। ये नवरत्न गुप्त काल में अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और मुगल काल में पूछा जाए तो अकबर। इसी में एक और क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसमें भी कृष्णदेव राय के दरबार में जो रहते थे 8 अलग अलग लोगों का एक समूह था जिसे कहते हैं अष्टदिग्गज। और शिवाजी के प्रधान में अष्टप्रधान, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण का भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? स्वर्ण काल। भारतीय इतिहास का गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। किस काल को? गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। कौटिल्य की कृति, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य? इसके लेखक थे कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र। कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, इनका जो लिखा गया बुक था वो अर्थशास्त्र। वहीं बात करें मेघदूतम, मालिका विकाग्नित्रम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सारी की सारी बुक को किसने लिखा है? कालिदास ने। मालिका विकाग्नित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सारी के बुक, ये सभी बुक को किसने लिखा है? कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये आपको बताना है। सेल्यूकस निकेटर राजदूत था, किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 20। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त के बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। किस बुक में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। और इस प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। कौन है? हरिसेन। और यही हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे। दरबारी कवि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, और इसी का बुक है प्रयाग प्रशस्ति। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना भी आप लोगों को हम बताएं, पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन नदी के किनारे उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहा करते थे? नवरत्न किस? ये यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सही ऑप्शन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर अकबर ऑप्शन रहेगा तो ये भी सही है। मुगल काल में अगर पूछा जाए तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, अभी पीछे बताएं, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास। यहीं पर एक बुक है वान भट्ट का लिखा हुआ, जो है वान भट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित, और इसी
और एक बुक है वन भट्ट का कादम्बरी। ये दोनों बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? वन भट्ट के द्वारा। हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा? वन भट्ट के द्वारा। कौटिल्य के बारे में तो बता ही दिए। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक का रचना किया था? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसी के बारे में पूरा डिटेल से लिखा गया, हरिसेन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? अभिलेख। प्राचीन काल में अभिलेख की शुरुआत किसके शासनकाल से शुरू हुआ? ये सम्राट अशोक के शासनकाल से शुरू हुआ। किसके शासनकाल से शुरू हुआ? सम्राट अशोक के शासनकाल से शुरू हुआ। और वहीं बात कर अभिलेख में जो लिपि है वो खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि का यूज किया गया है। कौन सा लिपि? खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि, ये दोनों लिपि का यूज किया गया है अभिलेख में। अशोक का जो अभिलेख है इसको दो भाग में डिवाइड किया है। एक तो शिलालेख है जिसकी संख्या 14 है, दूसरा स्तंभ लेख है जिसका संख्या कितना है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? वैसे तो ये सम्राट अशोक को कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को। अब ये भी जान लेते हैं प्रियदर्शी जो अशोक को कहा गया है किस अभिलेख में? तो गुजरा अभिलेख में। किस अभिलेख में सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहा गया? किस अभिलेख में? सम्राट अशोक किस अभिलेख में? गुजरा अभिलेख में। गुजरा अभिलेख में प्रियदर्शनी कहा गया किसको? क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। ये सही है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ये भी सही है। इस तरह से ये दोनों कथन क्या है? सही है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। इससे ज़्यादा संतुष्ट करने वाला जो कथन है वो ए है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ओ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में आया था। ये तो गलत है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ग्रीक था। ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो होगा वो ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही है। ये कहाँ से आए थे? ग्रीक से आए थे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ए असत्य है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर क्या है? बिंदुसार, इसलिए ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ऐसा ऑप्शन किस में? ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? ये लक्षणाध्यक्ष होता था। मौर्य काल में जो टकसाल के प्रधान होते थे उसको कहते थे लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है पतंजलि से संबंधित क्वेश्चन। योग दर्शन के संस्थापक, योग दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? पतंजलि को। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि, उसी से क्वेश्चन संबंधित है। पतंजलि। देखिए पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से किस काल की जानकारी? मौर्य काल की जानकारी, गुप्त काल की जानकारी, कुषाण काल की जानकारी, इनमें से सभी की। पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे जो हमको जानकारी प्राप्त होता है वो मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होता है। किस काल का जानकारी प्राप्त होता है? मौर्य काल का। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महापात्रों को जो नियुक्त किया था वो अशोक ने किया था। किसने धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने। और इसी अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था।
बिंदुसार यहाँ पर एक ऑप्शन है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला ये शासक था। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला शासक कौन था? बिंदुसार। और इस आजीवक संप्रदाय की जो शुरुआत किया था मखली गोसाल ने। किसने शुरू किया था? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय की जो स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था मखली गोसाल ने। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अर्थशास्त्र एवं इंडिका, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इंडिका, मेगास्थनीज। इन सभी, ये दोनों बुक किस वंश के बारे में बताता है? मौर्य वंश के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंपॉर्टेंट है। एलोरा के कैलाश मंदिर का, एलोरा का जो कैलाश मंदिर, एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? ये राष्ट्रकूटों ने निर्मित कराया था। ये एलोरा की कैलाश मंदिर है कहाँ पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर है। और शासक का अगर नाम पूछे तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में भी कहाँ? औरंगाबाद में। किस शासक के द्वारा निर्माण कराया गया था? राष्ट्रकूटों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। वो कौन सा था? मगध। इस मगध की राजधानी राजगीर भी रही, पाटलिपुत्रा भी हुई और वैशाली भी हुआ। मगध की राजधानी राजगीर, पाटलिपुत्रा और वैशाली तीनों जगह रहा। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ रही है? उज्जैन। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इस श्रावस्ती के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे। इस जगह गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया गया था? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश पूछा जाए, गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में। सारनाथ, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और जबकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में। यही श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। गंधार, ये कहाँ पर है वर्तमान समय में? पाकिस्तान के अंदर गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है ये कि 16 महाजनपद, कौन सी महाजनपद और उसकी राजधानी कहाँ थी और ये वर्तमान समय में कहाँ पर है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोग देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम टिक कर दिए हैं। अंग जनपद की राजधानी चंपा, ये वर्तमान समय में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। मगध, गिरिब्रज या राजगीर, इसकी राजधानी एक वैशाली भी हुआ करता था, गिरिब्रज या राजगीर। काशी की राजधानी वैशाली। इस टाइप से इसमें पूरा दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35 है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना? 18। पुराणों की संख्या कितना? 18। अर्थशास्त्र के लेखक, अभी तो बताएं, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। वेद व्यास ने किस बुक को लिखा है? महाभारत को। किस बुक? महाभारत। और वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, वज्जी। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गणतंत्र। सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गणतंत्र। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लोग, जहाँ लोग अपना घर बनाते हो उसे क्या कहते हैं? जनपद। जन मतलब होता है व्यक्ति, पद मतलब रहना। जनपद, जहाँ व्यक्ति लोग अस्थायी रूप से रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जनपद। जहाँ लोग घर बना के रहेंगे वहीं तो रहेंगे। हाँ, जनपद मतलब जहाँ लोग अस्थायी रूप से रहते हैं, और अस्थायी रूप से कहाँ रहते हैं? घर में। इसलिए जहाँ लोग अपने घर बनाते हों उसे क्या कहेंगे? जनपद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाला जो सिक्का होता था वो चांदी के और तांबे के बने होते। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया है? उदयन के द्वारा। उदयन का नाम यहाँ पे कुछ और रूप से दिया गया, उदयभद्र के रूप में। उदयन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सी? तक्षशिला। ये किस देश में? वर्तमान समय में पाकिस्तान में। भारत की सबसे पुरानी यानी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान ये चीनी यात्री थे। फाहियान चीनी यात्री थे। फाहियान कहाँ से आए थे? चीनी यात्री, चीन से आए थे। ये किसके दरबार में आए थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कनिष्क ये कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। किस वंश का? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, इस तरह से ये क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उसी के बारे में पूछा जा रहा है। मौर्य वंश के मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जो थे उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज ये तो एक राजदूत था। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। धम्म की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक। मौर्य साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जितने शासक हुए सभी शासक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मौर्य शासक के बारे में सबसे पहला शासक जो था उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी किया था। उनके बाद आया बिंदुसार। दूसरा शासक कौन हुआ? बिंदुसार। तीसरा शासक जो था वो सम्राट अशोक था। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? सम्राट अशोक के बारे में इन्होंने पूछा था। और यही सम्राट अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के सबसे महानतम शासक हुए। और चौथा यह अंतिम शासक जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इस तरह से चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हमें बताइएगा ज़रूर। हम फिर अगले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।